एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं BHU LLB के 2011 के प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन की। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में 2008 और 2009 के पेपर के सॉल्यूशन करा दिए हैं, बचा 2010, तो उस पर भी मैंने सॉल्व कर रहा हूं। हालांकि उसके सभी चीज़ें अभी क्लियर नहीं हो पाई हैं, तो अभी उस चीज़ को भी मैंने स्टैंड बाई पर रखा है। बाकी आज हालांकि समय कम है, इसीलिए आज मैं 2011 का जल्दी से जितना जल्दी हो सके चीज़ों को मैं सॉल्व करा दूंगा। तो आइए बिना कुछ देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। देखिए जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। 27 को आप सभी का एग्ज़ाम है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी प्रश्नों को करेंगे। देखिए सबसे पहला प्रश्न है हमारा ये कि संविदा के भंग के संबंध में अभिनिर्धारित मतलब नुकसानी का क्या तात्पर्य, मतलब बात किसके बारे में किया गया है? अनलिक्विडेटेड डैमेज के बारे में। देखिए डैमेज दो प्रकार के होते हैं, लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड में क्या होता है कि जो डैमेज का जो मुआवजा होता है वह प्री डिटरमाइंड होता है, लेकिन अनलिक्विडेटेड में यह जो डैमेज का मुआवजा होता है इसमें डिटरमाइंड नहीं होता। इसे डिटरमाइंड कौन करता है? कोर्ट करता है। तो यदि हम आप ऑप्शन देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1 का, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्या कि ऐसा नुकसान जिसका निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा क्योंकि ये पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं, क्या कहलाएंगे? अपनिर्धारित नुकसान या फिर अनलिक्विडेटेड डैमेज कहलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही लगा लीजिए सही प्रभाव से। तुरंत क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। वह क्या है कि हमला और उपताप क्या है? देखिए हमला और उपताप टार्ट और क्राइम मतलब ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस दोनों के अंतर्गत दोस्त है, मतलब कि रॉन्ग अंडर बोथ। ऑप्शन नंबर 4 सही लगाइएगा। असॉल्ट और न्यूसेंस क्या है? यह टार्ट के अंदर भी एक ऑफेंस है और ये क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर भी एक ऑफेंस है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही लगाइएगा, एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा कहता है क्या कि एक पुरुष जार कर्म करता है यदि वह मैथुन करता है। बात की गई किसकी? एडल्ट्री की। किसकी बात की गई? एडल्ट्री की। तो एडल्ट्री किसके साथ हो सकता है? एडल्ट्री केवल और केवल विवाहित महिलाओं के साथ होता है। याद रखिएगा, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है एडल्ट्री क्या होता है तो मेरे पिछले इस वीडियो में जाइए, एडल्ट्री रेप के बारे में डिफरेंसेस बताए गए। एडल्ट्री क्या होती है, रेप क्या होती है, नहीं देखे तो वहाँ जाइए, वहाँ चीज़ों को क्लियर कर लीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा होगा कि एडल्ट्री हो सकता है किसके साथ? विवाहित महिला या फिर मैरिड वुमेन के साथ। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही टिक कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है कि एक पुरुष अपनी तलाकशुदा पत्नी के भरण पोषण हेतु कब तक बाध्य है? तो देखिए बाध्य तभी तक होगा जब तक उस पत्नी की क्या न हो जाए, दोबारा शादी न हो जाए, उसका पुनर्विवाह न हो जाए, तब तक उसका पति उसके भरण पोषण हेतु क्या है? बाध्य है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वह क्या होगा? 4 से होगा। जल्दी टिक लगाते ही जाइए, क्वेश्चन को करते जाइए, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो कि छूटेगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत का महान्यायवादी पद धारण करता है। सबसे पहली बात, भारत का जो महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही उसकी नियुक्ति होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, भारत में महान्यायवादी जो होता है सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। तीसरी चीज़, हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की चर्चा की गई है। तो इसके हिसाब से कि भारत का महान्यायवादी पद धारण करता है तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या फिर ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर 3 सही लगा लीजिए क्वेश्चन को नंबर 5 का। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? यह कहता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? मतलब जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें जो जज होंगे उनकी संख्या कितनी होगी? 31, 32, 33, 34, 35, 10, 1, 2, 3 जितने भी संख्या, उनका जो निर्धारण करेगा वह कौन करेगा? संसद करेगा या फिर पार्लियामेंट करेगा? कि कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों की संख्या का। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 3 सही लगा लीजिए। अगला प्रश्न जो हमारा है 7वां, वह क्या कहता है कि भारतीय परिसंघीय प्रणाली प्रतिरूप है किस देश के परिसंघीय प्रणाली से? मतलब जो भारत का फेडरल सिस्टम है, जो संघीय व्यवस्था है, वह किस देश से समानता खाती है? या फिर कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो भारत में जो संघीय व्यवस्था है वह किस देश से लिया गया है?
कनाडा से लिया गया है। आप सभी जानते होंगे, यदि भारत के स्रोत में पढ़ोगे संविधान के स्रोत तो उसमें इसकी चर्चा की गई, तो उसका ऑप्शन नंबर जो 2 है वह सही होगा। यदि आपने नहीं पढ़ा है कि भारत में संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं तो वह पिछले इस वीडियो के सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि शपथ पत्र देने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, अर्थात अ पर्सन द मेकिंग एन एफिडेविट को क्या कहलाता है। देखिए, जो व्यक्ति शपथ पत्र पर क्या करता है, देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिपोनेंट। अर्थात जो शपथ पत्र या फिर एफिडेविट बनाता है, हु मेकिंग द एफिडेविट इज कॉल्ड डिपोनेंट। क्या बोलते हैं, डिपोनेंट। मैंने इसकी पिछले वीडियो में लीगल टर्म्स एंड मैगजीम्स के सीरीज में इसकी चर्चा की है, बहुत ही विस्तृत तरीके से सभी चीज़ों को समझाया गया। यदि नहीं देखा तो जाके तुरंत देख लीजिए, तुरंत प्रभाव से जाइए वहाँ तुरंत देखिए। देखिए 8वां क्वेश्चन जो सही होगा तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। क्या कि डिपोनेंट बोलते हैं या फिर हिंदी में बोले उसको क्या, अभिसाक्षी। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है कि वकीलों के निकाय के रूप में प्रयोग किए जाने वाले सामूहिक शब्द को क्या कहते हैं। सिंपल सी बात है, वकीलों का निकाय होगा, उनके सामूहिक क्या बोलेंगे, बार बोलते हैं, बार काउंसिल होता है उनका। तो बार शब्द यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है कि वह इंतजाम जिसमें अभियुक्त एक आपराधिक अभियोजन में दोषी होने का अभिवचन कहता है। मतलब यह अभियुक्त खुद स्वीकार करता है कि हाँ मैंने ये क्राइम किया है, मतलब उसमें खुद सरेंडर कर रहा है। तो साथ ही वह कहता बदले हल्के में दंडादेश, मतलब जब वो सरेंडर करेगा तो उसके बदले में जितना उसको मिलना चाहिए था एक्चुअल में सज़ा, उससे थोड़ा सा कम दंडादेश पाता है। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं क्या लीगल टर्म में, अभिवचन सौदा, या फिर इंग्लिश में कह लें क्या, प्ली बार्गिंग। क्या बोलते हैं, प्ली बार्गिंग या फिर अभिवचन सौदा, कि खुद सरेंडर करें और उसके बदले में उसको कम सज़ा मिले, उसको बोलते हैं अभिवचन सौदा या फिर प्ली बार्गिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 10 का कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, टिक लगा लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि अपनी तरफ से किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करने के लिए दिए गए प्राधिकार को विधिक भाषा में क्या कहते हैं। देखिए, अपनी तरफ से जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को विधिक अधिकार देता है कोई कार्य को करने के लिए तो उसको बोलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी। तो उसको हम इंग्लिश में जो हिंदी में बोलते हैं उसको क्या, मुख्तारनामा। तो ऑप्शन नंबर 11 का जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, हम आपको चीज़ें इसलिए तेज़ी से पढ़ा रहे हैं कि क्वेश्चन आपको 2019 तक सॉल्व कराने हैं और आपका एग्जाम 27 तक है। यदि हम आराम से चीज़ों को पढ़ाएंगे तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, तो इसलिए हम आपको जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सभी चीज़ें, लेकिन आपकी कोई चीज़ छूटने नहीं पाएगी। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कि गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को दी गई जमानत क्या कहलाती है। देखिए, जब गिरफ्तारी न हुआ हो, देखिए बेल 2 प्रकार की होती है कि गिरफ्तारी हो जाए उसके बाद आपको बेल दी जाए। पहली चीज़, गिरफ्तारी हुई नहीं है लेकिन गिरफ्तारी होने वाली है, उसके पहले आपको बेल दी जाए। देखिए, जब गिरफ्तारी नहीं हुई है उसके पहले यदि आपको बेल लेना है कि आपको लगे कि नहीं हमको आने वाले समय में गिरफ्तार हो सकते हैं इस अपराध के लिए, तो उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल। और जब गिरफ्तारी के बाद आप लेते हैं रिहाई तो उसको बोलते हैं बेल। और जब आपको सज़ा मिल जाए किसी ऑफेंस के लिए तब आप कुछ समय के लिए बेल लेना चाहें तो उसको कुछ निश्चित समय के लिए उसको बोलते हैं पैरोल। तो इन चीज़ों को आपको डिफाइन किए वीडियो में, नहीं देखो तो भाई जाओ जल्दी तुरंत देख लो वहाँ पर। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसमें क्या पूछा है कि गिरफ्तारी से पहले वाले बेल, तो मैंने बताया ना कि एंटीसिपेटरी बेल बोलेंगे या फिर हिंदी में बोलते हैं उसको क्या, अग्रिम जमानत। तो उसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वह क्या होगा, 12 का 4। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है क्या कि शक्ति या विश्वसनीयता का इस प्रकार अनुचित प्रयोग जो कि एक व्यक्ति को स्वतंत्र इच्छा से वंचित कर दे उसको विधिक भाषा में क्या बोलते हैं, बहुत सिंपल है, उसको विधिक भाषा में बोलते हैं क्या, असम्यक असर या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या बोलते हैं, असम्यक असर या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्वेश्चन नंबर 14 का 1 टिक लगा लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 का 1 टिक लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है हमारा, यह कहता है कि एक विधायी निकाय द्वारा पारित विधि को क्या कहते हैं। देखिए, जब विधायी निकाय कोई भी पारित करती है विधि तो वह क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है या फिर एक्ट बन जाता है। संसद कोई अधिनियम पारित करी तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्ट बोल जाते हैं। जैसे कि विधि है, उस विधि को जैसे ही वो संसद में पास कर लिया गया, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा तो वह विधि क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। उसी की बात की गई है, तो यही पर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है हमारा कि लेख, प्रिंट या
अन्य स्थायी रूप से माध्यम से किया गया मानहानि क्या कहलाता है। मैंने डिफॉर्मेशन पढ़ाया था, बार बार कह रहा हूँ कि हर चीज़ें आपको इस चैनल पर पढ़ा दी गई हैं। नहीं पढ़ाए भैया तो जाओ देख लो, कोई भी चीज़ आपकी एग्जाम की नहीं छूटने पाएगी। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, डिफॉर्मेशन अर्थात मानहानि के बारे में। मैंने बताया था कि मानहानि को हम दो प्रकार से कर सकते हैं, चाहे हम क्या करेंगे, बोल कर करेंगे ना, बोल कर करेंगे, या फिर हम दिखा कर करेंगे। अब दिखाएंगे कैसे, चाहे हम लिख के करेंगे, चाहे किसी के बात में क्या करेंगे, कोई पिक्चर दिखाएंगे, या फिर क्या करेंगे किसी के बारे में सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कहीं पर क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। लेकिन जब बोल कर करेंगे, क्या करेंगे, बोल कर, कब, बोल कर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्लैंडर बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं, स्लैंडर। यदि हम दिखा कर बोलें, जैसे किसी चीज़ को बाय पिक्चर, बाय इमेज, बाय रिटेन, इन फॉर्म में करें, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइबल। तो पूछा क्या हमसे कि लेख, प्रिंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेख प्रिंट के माध्यम से हम किसी का अपमान करें, किसी की मानहानि पहुंचाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लाइबल बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 15 का सही हो जाएगा। यदि बोल कर करता तो क्या बोलते, स्लैंडर बोलते। वैसे मानहानि को क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन बोलते हैं। कितने प्रकार, 2 प्रकार, बोल कर, स्लैंडर, और दिखा कर, लाइबल। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि एक व्यक्ति दूसरे को किए गए वाले भुगतान को प्रत्याभूत करता है, कहलाता है। मतलब कहने का मतलब ये है, देखिए ए है, बी है, दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वो कहता है ये कार देगा, यह कहता है 2000 रुपये देगा। लेकिन अब ए को विश्वास नहीं, तो सी कहता है भाई मेरे पे विश्वास करो ना, मैं कह रहा हूँ कि ये पैसे देगा और ये नहीं देगा, तो हम पैसे देंगे इसके बदले में। तो यहाँ पर सी क्या कर रहा है, प्रतिभू या फिर श्योरिटी का काम कर रहा है। इसके बिहाफ पर यह काम कर रहा है कि यह इसकी बातें मान रहा है और इन दोनों के बीच में कोई संविदा हो रही है। तो यहाँ पर प्रश्न का कहने का तात्पर्य यही है कि एक व्यक्ति जो दूसरे के द्वारा किए जाने वाले भुगतान, मतलब एक यह व्यक्ति है जो कि दूसरा मतलब बी के द्वारा किए जाने वाले भुगतान, इसको जो भुगतान कर रहा है, कि क्या करता है, वाले भुगतान को प्रत्याभूत करता है। प्रत्याभूत करने का मतलब क्या कहता है, गारंटीज देता है। उसको गारंटी देता है कि नहीं भाई यह पैसा क्या करेगा, आपको देगा, नहीं देगा तो हम है ना, कहते हो ना कि भाई अपना दोस्त देगा ये पैसा, नहीं देगा तो हम है, कैसे नहीं देगा, हम दिलाएंगे इसको पैसा। तो इसी को हम, तो वहाँ पर हम क्या हो गए, श्योरिटी हो गए, प्रतिभू हो गए। तो इसी को बोलते हैं इंग्लिश में क्या, श्योरिटी। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, दूसरा। टिक लगा लीजिएगा। इतना आसानी से कोई नहीं पढ़ाएगा, इतनी चीज़ें आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है। चैनल को दबा के शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, जिससे कि चैनल क्या करे, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहलाता है हमारा, कि एक अपराधी को फांसी अर्थात मृत्युदंड के स्थायी स्थगन को क्या कहते हैं। देखिए यदि हम देखिए सज़ा के बारे में पढ़ाए थे ना, कि सज़ा को हम 2 प्रकार से चीज़ें आपको लीगल टर्म में आती हैं। पहली बात कि सज़ा में कमी कर दी जाए, तो उसके लिए लीगल टर्म क्या है, या फिर सज़ा को स्थगन या कुछ समय के लिए क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तो उससे लीगल टर्म पूछे जाते हैं। देखिए हम आपको हर चीज़ें बहुत आसानी से हर वीडियो में पढ़ाएं। हम कह तो रहे हैं भाई एक बार चैनल को विजिट करो ना, कि सब कुछ आपको इतनी अच्छी से मिलेगी कि मेरा गारंटी है आपका LLB ऐसे नहीं ऐसे निकलेगा। देखना सज़ा है, कमी है, और उसको क्या है, स्थगन रोक। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि फांसी अर्थात मृत्यु दंड के अस्थायी स्थगन, स्थगन को क्या बोलते हैं, रोकना या फिर कुछ समय के लिए टाल देना। देखिए तो इसको हम क्या बोलेंगे, यदि हिंदी में बोलें तो इसको हम बोलेंगे क्या, प्राविलंबन। प्राविलंबन बोलते हैं, या फिर हम बोल रहे हैं इंग्लिश में क्या, रेप्रीव। क्या बोल रहे हैं, ठीक है। जब सजा, जैसे कि आज फांसी होने वाली है, एक है उसको आज फांसी होगी, और फांसी ना होकर क्या करें, हम 7 तारीख को फांसी देंगे, आज फांसी नहीं देंगे, अगले महीने के 7 तारीख फांसी देंगे। मतलब सजा क्या हो गई, टल गई, स्थगित कर दी गई। यदि उसके लिए लीगल टर्म पूछे तो हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, रेप्राइव, या फिर हम हिंदी बोल रहे क्या, प्राविलंबन। यदि हम यह कह दें कि किसी व्यक्ति को, देखिए यह इस वाले टर्म में सजा अभी हुई नहीं है, सजा होना है, इसलिए सजा को आगे टाला जा रहा है। जब टाला जाएगा तो उसके लिए टर्म क्या, प्राविलंबन और रेप्रीव। लेकिन जब सजा हो जाए कि आपको 7 वर्ष की सजा हो गई, उसके बाद कुछ समय बाद उस 7 वर्ष की सजा को कमी कर दिया जाए, अब कर दिया जाए कि नहीं आपको 3 वर्ष की सजा दी जाएगी, तब इसमें सजा में क्या हो गई, कमी हो गई। जब कमी हो गई तो इसके लिए जो टर्म है वह है रेमिशन। क्या है, रेमिशन। याद रखिएगा, कहीं और भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। पिछले 2008-9 के पेपर सॉल्व किए होंगे तो यह टर्म आया भी था। तो हमने क्या किया, जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, प्राविलंबन या फिर रेप्रीव होगा। अगर प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो समझ में आ रही हो तो लाइक मार दो। साथ ही क्या करना है,
क्या करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है क्या हमारा कि एक न्यायालय द्वारा दिया गया भत्ता का आदेश जो विवाह का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को जब तक कि वे अलग रहते हैं भरण पोषण हेतु सहारे हेतु देता है, वह क्या करता है। भाई सिंपल सी बात है, एलिमनी बोलते हैं, निर्वाह भत्ता बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, निर्वाह व्यय। मतलब एक जो शादीशुदा व्यक्ति हैं उनके बीच में तलाक हो जाए और तलाक के बीच में जब तक वो क्या हो जाए, दूसरे पक्षकार की शादी न हो जाए या दूसरे पक्षकार के जीवन यापन हेतु एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को क्या देता है, भत्ता देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमनी बोलते हैं, या फिर हिंदी में बोल लें तो निर्वाह व्यय बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 टिक लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 2 टिक लगा लीजिए। 18वां छूट गया था, 18वां जल्दी से कर लेते हैं। 18वां कहता है कि उस लिखित को जिसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंगों को शक्तियां प्रदान की गई हैं। भाई तो सरकार के विभिन्न ऑर्गन कौन कौन से, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये कहाँ पर हैं, संविधान में तो हैं और संविधान ही तो इन्हों को शक्ति देती है कि कार्यपालिका को ये शक्ति है, विधायिका ये है, कानून बना सकती है, उसका पालन कौन करवाए, कार्यपालिका करवाएगी। तो ये सभी शक्तियाँ कहाँ पर हैं, संविधान में हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे। तो इसका आंसर क्या सही होगा, सिंपल सी बात है, क्या होगा, संविधान या फिर कॉन्स्टिट्यूशन। तो लगाइए, तुरंत प्रभाव से टिक लगाइए। क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 3। अब आज का लास्ट प्रश्न 20वां क्या है, 20वां क्या कहता है, कहता ये है कि अवयस्क के द्वारा किया गया संविदा क्या है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में पूछा है कि यदि कोई माइनर अवयस्क कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वह क्या है, वैलिड होगा, इनवैलिड होगा, वायड होगा या फिर कुछ नहीं होगा। देखिए जब भी कोई माइनर अवयस्क क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, संविदा करता है, तो वह क्या हो जाता है, वायड हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 तुरंत लगाइए टिक कि वह यदि कोई माइनर, यह एक बार नहीं, प्रश्न कम से कम 10 साल के इतिहास में 4 बार पूछा है प्रश्न। क्या कि एक माइनर जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वह क्या होता है, वायर्ड, शून्य होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। लिख लीजिए, याद कर लीजिए, माइंड में रट लीजिए, यह क्वेश्चन आएगा तो भूलना नहीं, सीधे टिक मारना है बिना सोचे। यदि माइनर आया, कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई तो वह क्या होगा, उसके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट शून्य होगा, वायर्ड होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका टिक लगा लीजिए। तो आज हमने कुल इस पेपर के 2011 पेपर के 20 प्रश्नों को डिटेल में समझा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, साथ ही कोई क्वेरी हो, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एक चीज़ मत भूलिएगा कि आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, लोगों के साथ वीडियो पहुंचाइए, उनका भी भला हो, क्योंकि मेहनत बहुत की जा रही है आपके लिए, तो आप भी कुछ न कुछ आपका फर्ज बनता है। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।